तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस पूरे चैप्टर में पेन पॉइंट कहाँ आता है बच्चों को? पेन पॉइंट आता है समझने में कि व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट, व्हाट इज हैम्बर्गर फेनोमेना, व्हाट इज हेल्डेंस इफेक्ट, व्हाट इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये सारे जो पेनफुल टॉपिक्स हैं आज इस लेक्चर में बिल्कुल आपके एडवांटेज पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आज बेटा ओजोन अच्छा होता है, लेकिन तभी तक जब तक वो आपसे दूर है। यही ओजोन अगर आपके लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाए, मतलब ट्रोपोस्फियर में आ जाए, तो ये हो जाता है हमारे लिए बैड विलन बन जाता है भाई। अगर मान लो कहीं पे कोई भी फॉसिल फ्यूल या कोई भी फ्यूल बर्न कर रहा है और उसको एनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन नीट चैलेंजर। नाउ हम लोग ये पेन किलर सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, टू किल ऑल द पेन पॉइंट्स ऑफ एनी चैप्टर। और इस पूरे सीरीज के अंदर हम लोग आपके चुन चुन करके जो पेन पॉइंट्स है उसको दूर करने वाले हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और पेनफुल टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, एंड दैट विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस बेटा, तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हमें लगता है कि कुछ पेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पेन पॉइंट हमने डील किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, और आज हम लोग डील करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। स्पेशली देखो, इस पूरे चैप्टर में पेन पॉइंट कहाँ आता है बच्चों को? पेन पॉइंट आता है समझने में कि व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट, व्हाट इज हैम्बर्गर फेनोमेना, व्हाट इज हेल्डेंस इफेक्ट, व्हाट इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, है ना। या फिर ओजोन टॉक्सिसिटी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी क्या होती है, राइट? या फिर बैंड 3 प्रोटीन क्या है, कैसे काम करता है, मेटाबॉलिक स्टेट में ये कैसे सेंसिंग करता है। ये सारे जो पेनफुल टॉपिक्स हैं आज इस लेक्चर में बिल्कुल आपके एडवांटेज पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। नॉट ओनली दैट, आज इस लेक्चर के एंड में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं विच वी अज्यूम हैव पोटेंशियल टू बिकम फ्यूचर ईयर नीट क्वेश्चंस, जिनको हम लोग बोलते हैं FYQs, है ना। तो उसको भी हम लोग डील करने वाले हैं, तो बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो क्या क्या करने वाला हूं आज मैं, हम लोग आज क्या क्या साथ में पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ओके, देन क्लोराइड शिफ्ट, हेल्डेंस इफेक्ट। इसी के साथ हम लोग जैसा मैंने बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी क्या होती है, ओजोन टॉक्सिसिटी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। एंड फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके, इंक्लूडिंग योर probable FYQs. Okay, now let me tell you right away, है ना, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा था कुछ बच्चों के कि चैप्टर के अंदर और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं सर पेनफुल, उनको भी कवर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर सो मच लव, है ना। और हम लोग उन सारे पेन पॉइंट्स को बेटा पहले से आइडेंटिफाई करके रखे हैं, और एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर ये सारे के सारे पेनफुल टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू अबाइड, है ना, विथ यू। और जितने भी पेनफुल टॉपिक्स हैं सबको बहुत ही डीप में जाकर के हम लोग कवर करने वाले हैं, सो दैट आप अपने ड्रीम कॉलेज तक बिल्कुल पहुंचो, आप फ्लाइंग कलर से पास करो, अच्छे रैंक लेकर के आओ नीट में। सो विद दिस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ रखा है, और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों का ट्रांसपोर्ट होता किससे बेटा? ब्लड से। ब्लड एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हमने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ये लाइन हमें याद है, राइट? तो CO2 का भी ट्रांसपोर्ट बेटा ब्लड से ही होना है, और ब्लड के अंदर बेटा दो कंपोनेंट्स हैं, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दूसरा है प्लाज्मा। बात समझ में आ रही है? तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है दोनों ही करते हैं, प्लाज्मा भी करेगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBC भी करेगा, सिमिलर टू ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो देखो जरा सा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज डन बाय बोथ, दोनों से होता है, प्लाज्मा से भी होगा, और दिस विल बी बाय ब्लड प्लाज्मा एंड बाय RBC, दोनों से होगा ना बेटा, RBCs। क्लियर है? ये चीज हमें अच्छे से समझ में आती है। अब देखो बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा से कितना परसेंट
CO2 का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो वी नो, है ना, एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है बेटा आपका। वी नो कि प्लाज्मा से बेटा अराउंड 75 to 77% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, करेक्ट। तो 75 to 77% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा। लेकिन किस फॉर्म में होता है? तो इट अकर्स इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, हमने पढ़ रखा है टू डिफरेंट फॉर्म्स। कौन कौन से बेटा, जल्दी से, टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो बेटा एक होता है अराउंड 5 to 7% in dissolved form and बेटा around 70% as bicarbonates। यही तो पढ़ा था हमने, या बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, बाइकार्बोनेट्स लिख दो या बाइकार्बोनेट आयंस लिख दीजिए, बात एक ही है। क्लियर है? तो देखो प्लाज्मा से 75 to 77% इन टोटल CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, आउट ऑफ विच 5 to 7% as dissolved CO2 that is in the dissolved form and around 70% as bicarbonates. We know it, right? कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। Remaining 20 to 25% of CO2 is transported by RBCs in the form of carb amino hemoglobin। यही पढ़ा था हमने, right? So around 20 to 25% by RBCs in the form of, या इसी को हम लिख देते हैं एज कार्ब अमीनो HB, मतलब हीमोग्लोबिन। हमें पता है अब ये नोटेशन, राइट, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नाउ व्हाट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये होता क्या है ना? तो थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। HB यानी कि जो हमारा फ्री हीमोग्लोबिन है या हीमोग्लोबिन है, दिस कैन बाइंड विथ CO2, और ये बाइंडिंग भी रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है, याद रखना, ठीक है? दिस बाइंडिंग इज रिवर्सिबल, है ना? मैं लिख भी देता हूं, वैसे तो सिंबल डाल दिया है, HB प्लस CO2, और ये बाइंडिंग होकर के क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है? सो एक ओवरऑल आइडिया तो हमें लग गया कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, 5 to 7% एज डिसॉल्व्ड, 70% बाइकार्बोनेट्स एंड रिमेनिंग 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ग्रेट। अब सवाल आता है कि सर डिसॉल्व्ड फॉर्म में 5 to 7% क्यों होता है? हमने देखा था बेटा कि ऑक्सीजन का भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, बट दैट वाज मियरली 2 to 3%, सिर्फ 2 से 3%, राइट? और वहां पे मैंने आपको ये बात बोली थी कि सिर्फ 2 से 3% ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है, बिकॉज ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन प्लाज्मा और इन ब्लड इज पुअर, करेक्ट? वाइल अगर हम कंपेयर करें CO2 की सॉल्युबिलिटी, तो बेटा CO2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? NCERT ने हमें दे रखा है 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है, पढ़ा था हमने, राइट? मैंने आपको पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में कितनी होती है। हमने लिखा था 0.003 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड पर mm ऑफ Hg, करेक्ट? तो क्या यहां पे हम लोग थोड़ा सा देख लें कि CO2 की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है ब्लड में? देख लेते हैं यार, है ना? आ जाओ, याद रख लीजिएगा, CO2 सॉल्युबिलिटी इन ब्लड कितनी होती है बेटा? तो इट इज अराउंड 0.7 ml CO2 पर 100 ml ब्लड पर mm Hg। बात समझ में आ रही है? 0.7, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट नंबर। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन 0.003, CO2 0.7, अगर आप इसको
मैथ्स करोगे तो इट विल कम अराउंड 20 to 25 फोल्ड्स। यही तो पढ़ा था हमने, लिख दें, दैट इज CO2 solubility is 20 to 25 times higher या more than that of O2 in blood। एनसीईआरटी ने ये पढ़ा रखा है बेटा, और इसी से ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपके लिए होमवर्क क्या है, व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर रीडिंग ना, तो आपको बेटा चीजें एनालाइज भी करना है साथ में। अब देखो, पिछले क्लास में हमने बात की थी कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज अराउंड 100 mm, एवरेज लिया था हमने 80 और 120 का। तो अगर यहां पे भी मैं आपको एक टास्क दूं, एक होमवर्क दूं कि प्लीज बेटा बैठो और सोचो कि अगर आर्टेरियल ब्लड का प्रेशर 100 mmHg है तो टोटल अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इन द आर्टेरियल ब्लड पर 100 ml कितना होगा? आई थिंक यू कैन इजीली कैलकुलेट, सो प्लीज डू इट एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, है ना। देखते हैं कि आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। द होल मोटो इज सारा प्रैक्टिस करवाने का बेटा मोटो क्या है, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बैठे, आपके दिमाग में एक पिक्चर बने कि एक्चुअली में कितना CO2 पर 100 ml ऑफ योर ब्लड दैट इज रनिंग थ्रू योर आर्टरी एंड वेन्स इज इन द डिसॉल्व्ड स्टेट, है ना। तो जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट अ नंबर, दैट विल बी नॉट एग्जैक्ट, दैट विल बी एन एवरेज नंबर, ठीक है। तो प्लीज डू इट एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। चलो जी बेटा, आइए, तो ये बात समझ में आ गई आपको? रिमेनिंग 70% बाइकार्बोनेट से हो रहा है। कैसे होता है हम लोग देखेंगे इन अ वाइल, ओके। चलो, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना है ये क्या है और कैसे बनता है। लेट्स सी। तो देखो बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जैसा मैंने बोला कि हीमोग्लोबिन कैन नॉट ओनली बाउंड टू और बाइंड टू ऑक्सीजन, इट कैन बाइंड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेटा समझना, हीमोग्लोबिन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और हीमोग्लोबिन बहुत सारी चीजों से बाइंड कर सकता है। एक एक करके इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो CO2 से भी ये बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से तो बाइंड कर ही रहा था, CO2 से भी बाइंड कर सकता है। HB कैन बाइंड विथ CO2, और ये बाइंडिंग हो रही थी कैसे बेटा? रिवर्सिबल। और क्या बन रहा है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, करेक्ट? क्लियर है बेटा? सवाल ये है कि सर हम इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बोलते हैं, और CO2 कहां बाइंड करता है? बिकॉज पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो जा करके हीम से बाइंड करता है। ऑक्सीजन किससे बाइंड कर रहा था बेटा? हीम से। हीम में भी कहां बेटा? विथ द आयरन, फेरस आयन। फेरस आयन से जो ऑक्सीजन होता है वो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बेटा शेयर करता है विथ आयरन, और इस तरीके से बाइंडिंग होती है। सिंस वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वहां पे कोई ऑक्सीजन स्टेट में चेंज नहीं होता है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन, करेक्ट? तो उसी तरीके से अब हम समझना चाहते हैं कि CO2 कहां जाके बाइंड हो रहा है। ऑक्सीजन तो हमें पता चल गया, CO2 कहां बाइंड हो रहा है। तो बेटा एक चीज लिखना, CO2 बाइंड्स विथ अमीनो ग्रुप। मैं लिख दूं NH2 अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसीन। प्लीज बेटा ध्यान दीजिएगा, लाइसीन और आर्जिनिन, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज present on N-terminal of globine chain of HB hemoglobin। Let me clarify, है ना, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, इतना बड़ा लाइन तो लिख दिया, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन हैज 4 ग्लोबिन्स, हैज 4 ग्लोबिन चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा। अगर मैं एडल्ट हीमोग्लोबिन 1 की बात करूं, HbA1 की बात करूं, सो देयर आर 2 अल्फा 2 बीटा। और कोई भी बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसके 2 एंड्स होते हैं, N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। ठीक है, अब ये N टर्मिनल के पास
बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे बिकॉज इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो एन टर्मिनल के पास जो बेसिक अमाइनो एसिड हैं जैसे लाइसिन एंड आर्जिनिन, इनके अमीन ग्रुप से जाकर के CO2 बाइंड करता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है। सिंस 2025 से हमने देखा है कि नीट का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, राइट? दे आर नाउ मोर इनटू दी मैकेनिक्स पार्ट, मतलब समझने पे फोकस कर रहे हैं, रटने पे कम फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा लेवल उन्होंने अप किया है, तो हमने भी अपनी तैयारी का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया है, राइट? तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि ध्यान रखना कि CO2 बाइंड कहां कर रहा है। बहुत छोटी सी चीज है, तुरंत याद हो जानी चाहिए आपको। बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, कोई भी लाइसिन आर्जिनिन नहीं, लाइसिन आर्जिनिन प्रेजेंट ऑन द एन टर्मिनल ऑफ द ग्लोबिन चेन। इसका मतलब क्या है कि CO2 डज नॉट बाइंड टू द हीम, राइट बेटा? मतलब क्या है? CO2 डू नॉट बाइंड टू हीम। क्लियर बच्चा? याद रख लीजिएगा, हीम से ये बाइंड नहीं करता है। क्लियर? तो सिंस ये अमीन ग्रुप से बाइंड कर रहा है, कौन बाइंड कर रहा है? CO2। तो CO2 के लिए हमने वर्ड क्या लिया? कार्ब, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किससे बाइंड कर रहा है? अमीनो ग्रुप से। तो अमीनो किसके? हीमोग्लोबिन। याद हो जाएगा बेटा? तो देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, मतलब चीख चीख के वो बोल रहा है CO2 की मैं कहां बाइंड हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बना रहा हूं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मतलब मैं किससे बाइंड हूं? अमीन ग्रुप ऑफ द लाइसिन या आर्जिनिन रेसिड्यूज ऑफ द एन टर्मिनल ऑफ द ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है बेटा? तो कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है? CO2 क्या बाइंड करके बना रहा है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये चीख चीख के बोल रहा है बेटा कि ये कहां बाइंड कर रहा है? ये बाइंड कर रहा है अमीन ग्रुप से। किसके अमीन ग्रुप से? बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कहां प्रेजेंट है? एन टर्मिनल ऑफ द ग्लोबिन चेन। क्लियर हो गया? ओके ग्रेट। तो ये होता है बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्रिस्टल क्लियर? अब देखो बेटा ये सारी चीजें होती कैसे हैं, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एट द टिश्यू साइट क्या होता है, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ना? तो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं कि कहां पे कैसे क्या होता है। बिल्कुल अब ध्यान से देखना। आओ, तो एट टिश्यू साइट में सबसे पहले बात कर रहा हूं, और ऑलरेडी फॉर द कन्वीनियंस मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। आपको ये जो दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है कि ये एक क्या है? कैपिलरी है। दिस इज अ कैपिलरी। मैं लिख देता हूं, दिस इज कैपिलरी। ओके, दिस इज अ कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। और यहां पे ये जो आपको दिख रहा है दिस इज RBC। सीधी सी बात है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें मेंशन करनी है। सो यहां पे जो आपको दिख रहा है दिस इज RBC। क्लियर? ओके। और कैपिलरीज बेटा बनता क्या है? इन द टिश्यू। सो इन द टिश्यू द आर्टरी बाइफरकेट्स या डिवाइड्स टू फॉर्म द कैपिलरी बेड। तो ये टिश्यू है, टिश्यू के सेल्स हैं, और उसके पास से ये क्या गुजर रहा है बेटा? एक कैपिलरी गुजर रहा है। एंड कैपिलरी इज थिन वॉल्ड, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम मैंने बना दिया है, और जो डैश्ड लाइन है वो क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके। टिश्यू, ये टिश्यू के सेल्स हैं बेटा। टिश्यू सेल्स के बाहर जो भी चीज होती है दिस इज इट्स मैट्रिक्स, है ना? और यहां पे ये जो लिक्विड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, राइट? सो दिस इज टिश्यू। और ये क्या है बेटा? दिस इज, ओहो व्हाट इज दिस? दिस इज योर टिश्यू, या इसी को हम बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यस, दिस इज योर टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हमने एक और चीज पढ़ी थी बेटा, याद करो, हमने पढ़ा था कि इन द टिश्यू फ्लूइड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 45 mmHg and partial pressure of O2 is 40 mmHg। ये हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है? ओके, एक और चीज हम लोग देखेंगे। टिश्यू में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि ब्लड इधर से आ रहा है, ओके, और इधर से जा रहा है।
ओके, ये डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का। क्लियर? जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं यहां पे लिख दूं, इधर क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वी नो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। वी नो दिस। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए बेटा, दिस इज योर प्लाज्मा ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 40। और इस सिंगल एंडोथेलियम मतलब कैपिलरी के जस्ट बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 45। तो इधर ज्यादा है उधर कम है। तो CO2 विल फ्लो फ्रॉम इट्स हाई पार्शियल प्रेशर टू इट्स लो पार्शियल प्रेशर। सीधी सी बात है ना? गैस है ना, तो ये डिफ्यूज करेगा फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अच्छी बात है। चलो, तो यहां से CO2 जो है बेटा वो यहां से CO2 जो है वो बेटा निकल करके कहां आ जाएगा? डिफ्यूज होके कहां आ जाएगा? इनटू द ब्लड प्लाज्मा। कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज एज पर द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान रखना बेटा, एक एक बिल्कुल लीनियर फ्लो है, एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो भी CO2 यहाँ पे आया है बेटा, समझो, जो भी CO2 यहाँ पे आया है इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज योर 100%। दिस इज योर 100%। अब इसमें से याद रख लीजिएगा बेटा, सम अमाउंट ऑफ CO2 विल बिकम डिसॉल्व्ड। ये क्या हो जाएगा बेटा? डिसॉल्व्ड CO2 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कितना होता है? अराउंड 5 to 7%। क्लियर है? रेस्ट ऑफ द CO2 जो है बेटा दैट विल डिफ्यूज इनसाइड द RBC। ठीक है? तो ये RBC के अंदर बेटा डिफ्यूज करेगा एंड बेटा RBC के अंदर ये रिएक्ट करता है विथ वाटर। और यहां पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं CA। एंजाइम का नाम क्या है बेटा? ग्रीन से लिख रहा हूं, CA। CA का मतलब क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मैं यहां पे लिख देता हूं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। So this carbonic anhydrase is going to catalyze this reaction और इसकी वजह से CO2 और H2O दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। दिस इज योर कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये क्या होता है बेटा? इट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड है मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा। समझ रहे हो? HCl के जैसा नहीं होगा या HNO3 के जैसा नहीं होगा, H2SO4 के जैसा नहीं होगा। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है। मतलब जितना कार्बोनिक एसिड बना है सब का सब डिसोसिएट नहीं होगा इमीडिएटली। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ तो डिसोसिएट होगा और ये डिसोसिएट होकर के क्या बनाएगा बेटा? H प्लस HCO3 माइनस। HCO3 माइनस क्या है? दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। और ये क्या बन गया? H प्लस प्रोटोन। क्लियर है? अब इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जितना CO2 हमारे ब्लड के अंदर आ रहा है लगभग उसी प्रोपोर्शन में H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसीलिए अगर ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है तो H प्लस का लेवल भी बढ़ेगा। एंड देयरफॉर मोर CO2 मीन्स मोर एसिडिटी, यानी कि ब्लड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। आर यू गेटिंग इट? देयरफॉर हम लोग बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एसिडिक विथ रेस्पेक्ट टू
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा है, और जैसे ही CO2 ब्लड में आएगा ये वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके H+ जनरेट करेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। क्लियर? ओके, नाइस। अब देखो बेटा, तो ये चीज हो गई है। अब यहां पे ना इस पूरे रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो ये दोनों का दोनों रिएक्शन जो है बेटा सेम एंजाइम से कैटालाइज होता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये दोनों का दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? अब यहां पर ना बेटा बहुत सारा बाइकार्बोनेट आयन हम रख नहीं सकते, तो यहां पर एक, ओके व्हाट इज दिस, मैं यहां पे दिखा देता हूं। यहां पर एक चैनल है बेटा, एक नहीं है वैसे तो बहुत सारे हैं, इसका नंबर बहुत सारा है, बस यहां पर हम लोग एक बना के देख रहे हैं। ओके, दिस इज अ चैनल, और ये जो चैनल है इसको हम बोलते हैं बैंड 3 चैनल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? बैंड 3, या इसी को हम बोलते हैं अनायन एक्सचेंजर। तो जैसे जैसे बेटा बाइकार्बोनेट बनता रहता है ना, ये जो बाइकार्बोनेट है ये कंटिन्यूअसली इस चैनल से होता हुआ बेटा यहां पे मूव करता रहता है आउट ऑफ द आरबीसी। सो कंटिन्यूअसली CO2 आ रहा है, और आरबीसी के अंदर जहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के हेल्प से बन जाता है कार्बोनिक एसिड, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन। दिस बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा होता है। बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही बेटा बाहर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, ठीक है, तो बेटा आरबीसी के अंदर जो चार्ज बैलेंस है वो डिसरप्ट ना हो जाए, इसको मेंटेन करने के लिए सेम क्वांटिटी में हम क्लोराइड आयंस को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। तो यहां पर है मान लीजिए बेटा क्लोराइड आयन, व्हाइट कलर से क्लोराइड आयन। तो जितना बेटा गया था उतना हम लोग क्लोराइड आयन को अंदर भी ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कैसा हो रहा है? एंटीपोर्ट। दिस इज एंटीपोर्ट, मतलब बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है तो क्लोराइड अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है तो दूसरा अंदर आ रहा है, तो ये क्या है बेटा? दिस इज एंटी पैरेलल ट्रांसपोर्ट, इसी को हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। और ये जिस चैनल से हो रहा है उस चैनल को हम क्या बोलते हैं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये जो चैनल है हमारा, ये जो चैनल है इसको हम बोलते हैं बेटा बैंड 3 प्रोटीन, या इसी का एक दूसरा नाम है बेटा। ये कर क्या रहा है? दो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और कैसे कर रहा है? एक को बाहर दे रहा है तो दूसरे को अंदर ले रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्सचेंज कर रहा है कि बाइकार्बोनेट के बदले मुझे क्लोराइड दे दो। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अनायन एक्सचेंजर। ये अनायन को एक्सचेंज कर रहा है, अनायन एक्सचेंजर। या फिर इसका एक और नाम है बेटा, ठीक है, जो ज्यादा बेटर है मुझे लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड। मैं लिख देता हूं बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर, ठीक है, ज्यादा बेटर टर्म है बेटा। तो ये तीनों एक ही चीज है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। और ये है क्या बेटा? दिस इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक चैनल बना रहा है जिसके थ्रू ये एंटीपोर्ट हो रहा है। क्लियर है? बैंड 3 प्रोटीन, अनायन एक्सचेंजर, या इसी को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर। ध्यान रहेगा। अब देखो बेटा, यानी कि जितना बाइकार्बोनेट बाहर गया उतना ही क्लोराइड अंदर आ गया, तो आरबीसी के अंदर चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। ग्रेट। नाउ दिस पर्टिकुलर फेनोमेना जिसमें कि क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर शिफ्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। मैं लिख दूं, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हमने बोला बेटा क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसी का एक और नाम है, इसी को हम बोल देते हैं बेटा हैमबर्गर फेनोमेना। क्लोराइड शिफ्ट, और इसी को हमने बोला है
हैम्बर्गर फेनोमेनन. ओके, सो बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है, दोनों अलग अलग चीज नहीं बेटा, बस एक ही प्रोसेस के दो नाम हमने दे दिए हैं. तो आपको ध्यान रखना है, क्लोराइड शिफ्ट इज हैम्बर्गर फेनोमेना. इसमें होता क्या है, क्लोराइड इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी. यहां पे क्या हो रहा है बेटा, क्लोराइड आयन शिफ्ट्स फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी. याद रखना इस चीज को, कई बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इन चीजों को, तो आपके लिए हो जा रहा है थोड़ा सा रिवीजन. ओके, आगे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स दूंगा थोड़े देर में. अभी देख लो बेटा. सो क्लोराइड शिफ्ट इज हैम्बर्गर फेनोमेना. बात समझ में आ गई. अब आप बोलोगे सर ये Cl आएगा कहां से प्लाज्मा में, तो ये आएगा फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ NaCl. राइट बेटा. चलो थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट्स बढ़ाते हैं. आइए, तो होता क्या बेटा, हमारे पास था NaCl इन आवर प्लाज्मा. ये NaCl बेटा डिसोसिएट करके क्या दिया, Na प्लस Cl. यही होता ना बेटा, Na प्लस Cl. अब ये जो मेरा Cl है ये तो अंदर चला गया, और ये बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा, बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट. क्लियर है क्या? हाँ जी बच्चा बोलो, क्लियर है, मजा आ गया? तो ध्यान रखना बेटा, तो बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम रिएक्ट करके क्या बना दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट. क्लियर? ओके, चलो जी. ये जो Cl है इसका क्या होगा बेटा, ये Cl बेटा इनसाइड द आरबीसी पोटाशियम ज्यादा होता है, तो ये पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके KCl बना देगा, या उसके साथ बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा. मैं ऐसे रिएक्शन दे देता हूं और ये क्या बन गया, KCl. आप बोलोगे सर क्या ये सोडियम और पोटाशियम का एक्सचेंज नहीं हो सकता है थ्रू द आरबीसी मेम्ब्रेन? मैं बोलूंगा नहीं होता है बेटा. द आरबीसी मेम्ब्रेन, समझना बेटा, आरबीसी मेम्ब्रेन जो है अनायंस के लिए परमिएबल है, लेकिन कटायंस लाइक सोडियम और पोटाशियम के लिए पुअरली परमिएबल होता है. इसीलिए बाहर सोडियम ज्यादा रहेगा तो अंदर पोटाशियम ज्यादा रहेगा. इन दोनों का एक्सचेंज बहुत कम होता है थ्रू दिस आरबीसी मेम्ब्रेन. आरबीसी मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है बेटा, डोनन्स मेम्ब्रेन. आरबीसी मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, डोनन्स मेम्ब्रेन. दिस इज योर डोनन्स मेम्ब्रेन. और बेटा समझो, डोनन मेम्ब्रेन जो होता है इसकी सोडियम और पोटाशियम के लिए परमिएबिलिटी इज पुअर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डोनन्स फेनोमेना. इसको हम क्या बोलते हैं, डोनन्स फेनोमेना. तो मैं यहां पे लिख दूं, चलो बेटा मैं ये भी यहां पे लिख देता हूं, डोनन्स फेनोमेनन. ठीक है बेटा, या डोनन्स इफेक्ट जो भी है बेटा, ये क्या होता है बेटा, पुअर परमिएबिलिटी, बहुत पुअर होती है बेटा, ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम ऑफ डोनन्स मेम्ब्रेन. ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है बेटा. बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डोनन्स फेनोमेना. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हम लोग समझते हैं. अब आपको समझ में आ रहा है कि सोडियम क्यों नहीं अंदर आ रहा है. ठीक है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो लीस्ट परमिएबल है सोडियम और पोटाशियम के लिए. ठीक है, इसीलिए सोडियम बाहर ही रहेगा, क्लोरीन अंदर आएगा, सोडियम नहीं आएगा. सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट. क्लियर? ओके ग्रेट. तो देखो बेटा होता क्या है, अराउंड 70%, ये कितना होगा बेटा, अराउंड 70% बनेगा. बाइकार्बोनेट्स कितना बनेगा, अराउंड 70%. लिख नहीं रहा हूं यहां पे, जरूरत नहीं है, पहले ही हमने लिख लिया था. रिमेनिंग ऑफ द CO2 के साथ क्या होगा, रिमेनिंग ऑफ द CO2. अच्छा, रिमेनिंग ऑफ द CO2 के साथ क्या होगा, इससे पहले कुछ और चीज आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान देना. अब बहुत ही अच्छे से ध्यान देना बेटा. देखो ये जो H+ है, इसकी वजह से यहां पे H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. साथ में मैं बोल दूं क्या कि इनसाइड द आरबीसी ऑल्सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग. यस बेटा.
अब समझना यहाँ पे, मैंने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रहा है, साथ में H+ का लेवल भी बढ़ रहा है, और आपने पढ़ा था कि H+ का अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है तो वो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट शिफ्ट करवा रहा था। बात समझ में आ रही है? तो ये जो दोनों कंडीशंस है ये करेगा क्या बेटा, दिस इज गोइंग टू फेवर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फेवर, मैं बेटा थोड़ा सा और जगह बना करके यहां पे लिख देता हूं, है ना, फेवर HbO2 डिसोसिएशन। तो यहां पे जो भी हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन था बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब ये बेटा डिसोसिएट करेगा, ठीक है, और क्या देगा बेटा, Hb+O2, राइट। और ये जो O2 है ना बेटा, यही यहां से रिलीज हो जाएगा और ये चला जाएगा टू द टिश्यूज। बात समझ में आ रही है? अब ये जो O2 है ये यहां से डिफ्यूज होकर के आएगा हियर, और ये यहां से डिफ्यूज होकर के आ जाएगा इनटू द टिश्यूज। कितना परसेंट डिसोसिएशन होता है? अराउंड 25%। बात समझ में आ रही है? अराउंड 25%। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एट द टिश्यू साइट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर एंड सो इज द H+ कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई? ओके। अब देखो, जो Hb है हीमोग्लोबिन, ये बेटा CO2 से भी बाइंड कर सकता है, तो रिमेनिंग ऑफ द बेटा Hb क्या करेगा, यहां पे हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। अब ये जो Hb है ये बाइंड करेगा विथ CO2 इन अ रिवर्सिबल मैनर, और ये क्या बना देगा बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितना होगा बेटा? अराउंड 20 to 25%। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आइडिया लग गया कि हो क्या रहा है? हाँ जी बच्चा। तो बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो बेटा, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है इनटू द टिश्यूज, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसकी वजह से होगा क्या बेटा, CO2 विल डिफ्यूज, CO2 विल डिफ्यूज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू O2। और ऐसा क्यों है? क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन, तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका डिफ्यूजन का स्पीड भी ज्यादा होगा। तो CO2 डिफ्यूज करके कहां गया बेटा? इन द ब्लड। ब्लड में जैसे ही गया, अब सम अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व कर गया इनटू द प्लाज्मा। कितना होता है? अराउंड 5 to 7%। रिमेनिंग CO2 विल एंटर इनटू द RBC, और RBC के अंदर CO2 वाटर से बाइंड करके बनाएगा कार्बोनिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो बहुत ही फास्ट एंजाइम है भाई, बहुत ही फास्ट एंजाइम है। ठीक है, कितना फास्ट है आपने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कितना फास्ट काम करता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, तो ये डिसोसिएट करेगा लेकिन पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड बाइकार्बोनेट एंड H2CO3। ठीक है, एनीवेज दिस विल डिसोसिएट एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड H+। ये जो H+ है इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ रही है, तो ब्लड में जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ता है H+ का भी लेवल बढ़ता है, और इसकी वजह से ब्लड एसिडिक होता है। ठीक है, और इसीलिए हमने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एसिडिक विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। ये करता क्या बेटा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को डिक्रीज करता है। इसकी वजह से होगा क्या? अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट, यानी कि इट इज गोइंग टू फेवर द Hb डिसोसिएशन, राइट शिफ्ट करवा रहा है। हाँ जी, और इसी इफेक्ट को हमने बोला है बोर्स इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बोर्स इफेक्ट, राइट। दिस इज योर बोर्स इफेक्ट। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोर्स इफेक्ट हो रहा है बेटा, ध्यान रखना। मैं इसको हटा देता हूँ, बोर्स इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बोर्स इफेक्ट की वजह से अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है और डिसोसिएट करके ऑक्सीजन दे रहा है। दिस ऑक्सीजन इज गोइंग इनटू द टिश्यूज। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑक्सीजन टू बी डिलीवर्ड इनटू द टिश्यूज, इसके लिए जरूरी है कि टिश्यूज के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा हो और ऑक्सीजन का लेवल कम हो। यानी कि टिश्यू इज प्रोवाइडिंग सच अ कंडीशन दैट इज फेवरिंग द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन सो दैट ऑक्सीजन कैन बी डिलीवर्ड टू टिश्यूज। बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो बेटा और क्या होता है, अब यहाँ पे जो Hb है ये CO2 से भी बाइंड करता है। कुछ Hb जो है अराउंड 20 to 25% CO2 से बाइंड करता है और क्या बना देगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? राइट? ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, आरबीसी के अंदर। साथ में एक और चीज देखो, ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना था, अब इसका लेवल आरबीसी के अंदर बढ़ रहा है, तो ये बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होगा, एक्सचेंज किया जाएगा विथ क्लोरीन, मतलब क्लोराइड आयन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, क्लोराइड अंदर आएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फेनोमेनन। क्लियर है? राइट बेटा? ये किससे होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों चार्ज्ड आयन है ना, तो ये अपने आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। आपने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक, लिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट को होने के लिए एक चैनल प्रोटीन की जरूरत होती है, और उस चैनल प्रोटीन का नाम क्या है, बैंड 3 प्रोटीन, या इसी को बोलते हैं अनायन एक्सचेंजर, या इसी को हमने बोला है बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी बच्चा, हमने और क्या पढ़ा कि ये जो बाइकार्बोनेट है ये सोडियम के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये Na आया कहां से, फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो NaCl डिसोसिएट करके Na दिया और क्लोराइड दिया, क्लोराइड चला गया आरबीसी में और Na बाइंड कर गया बाइकार्बोनेट आयन के साथ। सिंपल। क्लियर? ओके, चलो एक और चीज हमने बोली थी, दैट इज कॉल्ड डोनंस फेनोमेना, पुअर परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम थ्रू डोनंस मेम्ब्रेन। इसी को हमने क्या बोला, डोनंस फेनोमेनन। क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? हाँ जी बच्चा, अब जरा समझो, ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस हमने क्या देखा कि कैसे CO2 जो है वो बेटा टिश्यू से निकल करके ब्लड में चला गया। ठीक है, और ब्लड में ये गया है इन द 3 फॉर्म्स, 5 to 7% डिसॉल्व्ड, अराउंड 70% बाइकार्बोनेट्स, एंड क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों मिल करके होंगे 70%। ओके, एंड 20 to 25% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। हो गया? तो CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द ब्लड, इन दीज 3 फॉर्म्स, प्लस increased CO2 or H plus in the tissues is favoring the dissociation of oxyhemoglobin so that oxygen can be unloaded और ये बेटा टिश्यू को डिलीवर किया जा सके। सिंपल। क्लियर हो गया? ओके, इन दिस होल प्रोसेस हुआ क्या, टिश्यूज से CO2 कहाँ चला गया, इनटू द ब्लड, और ब्लड में से अराउंड 25% ऑक्सीजन कहाँ आ गया, इनटू द टिश्यू। यानी कि अब ये जो ब्लड है इसमें 25% ऑक्सीजन कम हो गया है एंड CO2 ज्यादा हो गया है। ऐसे ही ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट बेटा? तो अब यहां पे क्या बन गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपको मालूम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 कितना होता है। अब मुझे उसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? याद हो गया? यानी कि एट टिश्यू साइट आपको 2 फेनोमेना हो रहे हैं। मैं लिख दूं, तो एट टिश्यू साइट यहां पे 2 फेनोमेना आपने पढ़ा। एक क्या पढ़ा बेटा, बोर्स इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा आपने क्या पढ़ा बेटा, यहां पे हो रहा है क्लोराइड शिफ्ट। याद रखना कि ये कहां पे होता है, या इसी को हमने क्या बोला था बेटा, हैमबर्गर फेनोमेनन। क्लियर? यस। तो एट टिश्यू साइट 2 फेनोमेना याद रखना है आपको, कौन कौन सा, बोर्स एंड क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर है? ओके, तो अगर ये चीज आपको ढंग से समझ में आ गई है ना बेटा, तो मतलब समझ लो कि CO2 ट्रांसपोर्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस विल कैरी दिस ऑल CO2, राइट, और ये लेकर के कहां जाएगा, पहले राइट साइड ऑफ द हार्ट,
राइट एट्रिया, फिर राइट वेंट्रिकल से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इट विल रीच इनटू द लंग्स, इनटू द एल्वियोलर कैपिलरी। अब एल्वियोलर कैपिलरी में जैसे ही ये ब्लड पहुंचेगा, मतलब एट द एल्वियोलर साइड जब ये पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, ये चीज अब हम देखना चालू करते हैं। आ जाओ। तो एट एल्वियोलर साइड क्या होता है, लेट्स सी। देखो एल्वियोलर साइड की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि एल्वियोली के अंदर जो एयर आ रहा है दैट इज इनहेल्ड एयर, दैट इज ऑक्सीजन रिच एयर। और यहाँ पे हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 कितना है। हमें मालूम है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है बेटा, अराउंड 104 mmHg। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2 कितना है बेटा, इट इज 40 mmHg। हमें पता है ना ये चीज, हमने पढ़ रखा है, राइट। और एक चीज याद रखो, जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वी नो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45 mmHg and partial pressure of O2 has reduced to 40 mmHg। क्लियर, हमें पता है ये चीज। अब फिर से देखो बेटा, अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है पर गैप होता नहीं है, है ना, ये बस दिखाने के लिए, गैप होता नहीं है। दिस एल्वियोलर मेम्ब्रेन इज स्टिकिंग टू द पल्मोनरी कैपिलरी, क्योंकि एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो मेरा पल्मोनरी कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन है इज कॉमन। बात समझ में आ रही है? तो ये है क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज योर पल्मोनरी कैपिलरी है बेटा, ये दिस इज अ कैपिलरी। यहां पे जो भी हम बात कर रहे हैं हम कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। ग्रेट, नाउ ट्राई टू सी कि यहां पे अगर मैं बात करूं CO2 की या O2 की, तो CO2 मेरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन मेरे एल्वियोलर एयर में ज्यादा है, राइट। दिस इज योर एल्वियोलर एयर। ठीक है, एल्वियोलर एयर में ज्यादा है, तो एल्वियोलर एयर से ऑक्सीजन विल मूव इनटू दी, कहां पे बेटा, तो देखो इधर यहां पे आएगा O2, ऑक्सीजन आएगा, करेक्ट बेटा। ओके चलिए, यहां पर भी एक हम बड़ा सा RBC ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें शो करनी है। आ जाओ, थोड़ा बड़ा कर देता हूं और इससे, ओके ग्रेट, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये O2 आ गया है। जब ये O2 आएगा तो इस O2 को हम लोग मान लेते हैं दिस इज 100%, राइट। इसी को हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज 100% O2। This is 100%. Now out of this around 3% क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व्ड O2 इन प्लाज्मा। अच्छी बात है, ये बात हमें समझ में आती है। ओके, रिमेनिंग ऑफ द ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, रिमेनिंग ऑफ द ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द RBC। अगेन RBC के अंदर आएगा O2, और ये बेटा बाइंड किससे करता है, HHB के साथ। किससे बाइंड करता है बेटा, HHB के साथ। HHB क्या है बेटा, दिस इज हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बेटा, H लगा हुआ है ना, तो ये H+ रिलीज कर सकता है, मतलब ये एसिड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड। मैं लिख दूं हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। तो ये HHB के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने का ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होता है, और क्या बनाएगा बेटा, इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, ठीक है। कितना परसेंटेज सैचुरेशन होगा ये डिपेंड करेगा ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 104 है, मतलब मैं सी लेवल की बात कर रहा हूँ, और उस केस में 100% सैचुरेशन होगा, यानी कि HbO8 बनेगा,
ठीक है, HBO8 बनेगा। और साथ में क्या होगा बेटा, साथ में समझो, यहाँ पे ये H+ भी तो रिलीज होगा, क्योंकि ये जो H+ है ये यहाँ से बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ये यहाँ पे बाहर निकलेगा। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एन एसिडिक फेनोमेनन, ये एक एसिडिक प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतना H+ रिलीज हो रहा है। ठीक है, मैं लिख दूं, therefore formation of oxy Hb is an acidic process। ये क्या बेटा, एसिडिक प्रोसेस है। क्लियर है, ये चीज याद रखना, हमेशा याद रखना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या होता है, एसिडिक प्रोसेस होता है। ठीक है, उतना ज्यादा ये H+ रिलीज करता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार पूछे जाएगा। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो H+ है ये क्या होगा बेटा, ये H+ आएगा और बाइंड करेगा HCO3 के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, और बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करते ही क्या बनाएगा, समझो बेटा, ये बना देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड बेटा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू CO2 प्लस वाटर। ये सारा रिएक्शन बेटा अगेन कैटालाइज कौन करवाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो जैसे जैसे बाइकार्बोनेट H+ के साथ रिएक्ट करता जाएगा, क्योंकि H+ का लेवल बढ़ रहा है तो ये साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अगेन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम का रूल क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम को इस साइड को शिफ्ट करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड देन डिसोसिएट होकर के CO2 और वाटर बनाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जितना H+ आएगा उतना बाइकार्बोनेट भी आना है। अब ये बाइकार्बोनेट कहां से आएगा, सेम बाहर से आएगा बेटा, थ्रू दिस चैनल। याद है, ये चैनल हमने अभी पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड बैंड 3 प्रोटीन, या जिसको हमने बोला था अनायन एक्सचेंजर, राइट। तो ये क्या करता है बेटा, जो भी हमारा बाइकार्बोनेट बाहर बैठा हुआ है HCO3- जो एक्चुअली में किससे बन रहा है, NaHCO3 के डिसोसिएशन से बन रहा है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये बाइकार्बोनेट जो है ना बेटा, यहां से यहां आ गया, अंदर आ गया, और जितना बाइकार्बोनेट अंदर आएगा उतना ही क्लोराइड को बाहर भी जाना पड़ेगा। तो जो भी हमारा क्लोराइड था अब ये बाहर जा रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लोराइड बाहर जा रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। मैं लिख देता हूं, तो एट द टिश्यू साइट, यहां पे कुछ और हो रहा है बेटा, बिल्कुल उल्टी चीज हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को हम बोलते हैं बेटा एंटी हैमबर्गर फेनोमेना। उल्टा हो रहा है ना, एंटी हैमबर्गर फेनोमेनन। क्लियर है, क्लियर हो गया बच्चा। हाँ जी, तो ये बाइकार्बोनेट, क्लोराइड बाहर जाता रहेगा, बाइकार्बोनेट अंदर आता रहेगा, क्योंकि बाहर में बहुत ज्यादा है ना, 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में था, वो बाइकार्बोनेट अंदर आता रहेगा, H+ के साथ से रिएक्ट करता रहेगा, H2CO3 बनता रहेगा कार्बोनिक एसिड, और उससे CO2 का फॉर्मेशन होता रहेगा। ये जो CO2 है बेटा, नाउ यहां से निकल करके कहां पहुंच जाएगा, मैं इधर कर देता हूं, है ना, CO2। बात समझ में आ रही है। इतना ही नहीं, जो हमारा डिसॉल्व्ड CO2 था वो भी निकलेगा, डिसॉल्व्ड CO2, यहां से भी कुछ CO2 आएगा, समझो बेटा, ये भी CO2 में जाएगा। साथ में बेटा याद रखना कि जो हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये भी बेटा डिसोसिएट करेगा।
ये भी हमारा डिसोसिएट करेगा और क्या बनाएगा, Hb प्लस CO2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, विच विल फेवर द डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये CO2 यहां से भी निकलेगा और ये सारा का सारा CO2 यहां पहुंचेगा और यहां से इनटू दी एल्वियोली। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या ये सब कुछ बेटा? तो ये सारी चीजें यहां पे हो रही हैं। अब एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो बेटा, है ना, कि जितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पे बना है उतना ही H+ बना है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जितना बन रहा है उतना H+ बन रहा है, और जितना H+ बन रहा है उतना ही CO2 को ये रिमूव करवाने में हेल्प कर रहा है, हाँ या ना? ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं हेल्डेंस इफेक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ऑपोजिट ऑफ बोर्स इफेक्ट। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ CO2। दिस इज कॉल्ड हाल्डेंस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड हाल्डेंस इफेक्ट। तो मैं यहां पे लिख दूं, दिस इज योर हाल्डेंस इफेक्ट। क्लियर है? राइट बेटा? ओके, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, यहां पे कहीं ना हाल्डेंस इफेक्ट को मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूं, है ना। तो हाल्डेंस इफेक्ट क्या है बेटा, हम लोग बोलते हैं इंक्रीज्ड बाइंडिंग ऑफ O2 with Hb favors, या मैं लिख दूं प्रमोट्स removal of CO2 from blood, and this is called Halden's effect। ठीक है, and this is exactly the opposite of Bohr's effect। क्योंकि बोर्स इफेक्ट में क्या हो रहा था, जैसे जैसे CO2 बढ़ रहा था वो ऑक्सीजन को बेटा डिलीवर करवा रहा था, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन करवा रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा वैसे वैसे CO2 को ब्लड से बाहर निकालेगा। समझो, उल्टा चल रहा है। अगर ब्लड में CO2 आएगा तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, बोर्स इफेक्ट। अगर ब्लड में ऑक्सीजन आएगा तो वो CO2 को बाहर निकालेगा, हाल्डेंस इफेक्ट। समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, दिस इज, मैं लिख देता हूं, ऑपोजिट टू बोर्स इफेक्ट। ठीक है, इट इज ऑपोजिट टू बोर्स इफेक्ट। क्लियर है? याद रहेगा? तो बेटा याद रख लीजिएगा, एल्वियोलर साइट पे आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। पहला क्या दिख रहा है बेटा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे। और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है बेटा, हाल्डेंस इफेक्ट। याद रखना बेटा इन दोनों चीजों को कि कौन कहां पे होता है। हाल्डेन इफेक्ट एट द एल्वियोलर सरफेस, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट द एल्वियोलर सरफेस, क्लोराइड शिफ्ट एंड बोर्स इफेक्ट एट द टिश्यू साइट। क्लियर है? ओके, ग्रेट। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, राइट? ओके, चलो बेटा एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो CO2 है ना, जो मेरे प्लाज्मा में है, ये बेटा यहाँ प्लाज्मा के अंदर भी वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता है बेटा H2CO3, जो अगेन डिसोसिएट हो जाता है इनटू H+ प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, दिस हैपेंस इवन इन द प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में भी देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, तो यहां पर भी बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, बट इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी। मैं लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में लेस, यहां पे भी लिख देता हूं लेस। ओके, चलो जी, तो अब आपको समझ में आ गया कि CO2 का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। क्लियर है कि टिश्यू साइट पे क्या होता है, एल्वियोलर साइट पे क्या होता है, कैसे टिश्यू साइट पे CO2 लोड हो रहा है, कैसे एल्वियोलर साइट पे बेटा ऑक्सीजन लोड हो रहा है और CO2 रिमूव हो रहा है। व्हाट आर दीज ऑल इफेक्ट्स, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलो आ जाओ, देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, और दैट इज
कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एज वी नो, कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे कोई भी फॉसिल फ्यूल या कोई भी फ्यूल बर्न कर रहा है और उसको एनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बनेगा, लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो मैं सबसे पहले लिख दूं कि CO is formed due to इनकम्प्लीट, या इसी को हम लोग कई बार लिख देते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा पार्शियल, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, इनकम्प्लीट और पार्शियल कंबस्शन, राइट। अब देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बेटा, जरा अगर ध्यान से देखोगे तो ये CO2 के जैसा ही दिखने वाला मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, ये सब एक जैसे ही मॉलिक्यूल देखने में भी हैं, और इनकी बाइंडिंग जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ इजीली हो जाती है। इनफैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जो बाइंडिंग होती है वो भी बेटा हीम ग्रुप से ही होती है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, और ये बाइंडिंग स्ट्रॉन्गर होती है देन ऑक्सीजन। लेट मी शो यू। तो होता क्या बेटा, HB हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो बाइंडिंग होती है इसमें बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एरो मैंने काफी बड़ा बनाया है, और रिवर्स रिएक्शन के लिए एरो बहुत ही छोटा बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस बाइंडिंग में CO की बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। और ये बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बन रहा था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर रहा है तो क्या बनता है बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। मैक्सिमम टाइम तो बच्चे ये गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि CO2 बाइंड कर रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है मतलब CO2 बाइंड किया होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल आप ये गलती कभी नहीं करोगे, है ना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड किया है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब CO2 बाइंड किया है ना। ये गलती तो आप नहीं करोगे ना, आई एम श्योर ये आपको पहले से आता भी होगा। एनीवेज, तो बेटा HB प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो मैंने काफी बड़ा बनाया है, क्योंकि जो बाइंडिंग एफिनिटी है, मैं यहां पे स्टार करके लिख रहा हूं, याद रखना बेटा, दी बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ HB for carbon monoxide is 200 to around 250 times higher than the O2 binding affinity of hemoglobin। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से समझो बेटा कि बाइंडिंग एफिनिटी की अगर मैं बात करूं कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी किससे कितनी है, तो सबसे अधिक होती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी से भी 200 टू 250 टाइम्स, किसी किसी बुक में तो बेटा 300 भी लिखता है, 200 टू 300 टाइम्स हाइयर होती है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रांगली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या बेटा, अगर बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है मतलब उसको छोड़ेगा नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएशन विल बी वेरी वेरी लेस, मेनली क्या होगा बेटा, बाइंडिंग होगी, एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया तो भाई बाइंड कर गया, वो उसको छोड़ेगा ही नहीं। जब वो छोड़ेगा ही नहीं तो ये हीमोग्लोबिन दूसरे से बाइंड कर ही नहीं पाएगा, मतलब ऑक्सीजन CO2 से बाइंड ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितना भी हीमोग्लोबिन बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, दिस हीमोग्लोबिन इज नाउ नॉट अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अब ये O2 से बाइंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब मान लो कि मेरे बॉडी में जितना भी हीमोग्लोबिन था दैट वाज 100%, राइट, और इन सम केस मान लो कि 50% मेरा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर गया,
तो ये 50% अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ रिमेनिंग 50% ही करेगा। इससे होगा क्या, जितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा था पहले मेरा 100 ml ब्लड, कार्बन मोनोऑक्साइड के आने के बाद उसका आधा ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, उसका आधा ही ऑक्सीजन डिलीवर होगा मेरे टिश्यूज को, तो मेरे टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम चालू होती है, जिसको हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी। तो एक आइडिया आपको लग गया है ना, क्लियर है? यस। एनीवेज, हम लोग सबसे पहले तो देख रहे थे बेटा कि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है और समझ लेना, अगर मैं बात करता हूं बेटा बाइंडिंग एफिनिटीज ऑफ HB, तो बेटा याद रख लेना इस बाइंडिंग एफिनिटीज का एक ऑर्डर है, वो याद रखना। सबसे अधिक किसके लिए बाइंडिंग एफिनिटी बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। उससे कम किसके लिए होती है? O2 के लिए। और उससे कम किसके लिए होती है? CO2 के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? यस, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये एफिनिटी याद होनी चाहिए आपको बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दे रहा हूं मैं, ओके? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए हर कंडीशन में, ओके बेटा? चलिए, ग्रेट। जैसा मैंने बोला अभी अभी कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दिस cannot bind to O2, और अगर बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। इसीलिए therefore, या मैं डायरेक्टली लिख दूं, इसका मतलब क्या बेटा? दिस इज unavailable for O2 ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आ रही है? एंड देयरफॉर जितना भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा बेटा, इसकी वजह से हमारा नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल मतलब हीमोग्लोबिन इज रिड्यूसिंग, इफेक्टिवली कम हो रहा है, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, समझो। देयरफॉर बेटा O2 delivered to tissues, ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस विल रिड्यूस। देयरफॉर इन टिश्यूज क्या हो जाएगा बेटा? समझो जरा सब बेटा, इन टिश्यूज बेटा अ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज गोइंग टू इंक्रीज एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज गोइंग टू डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो गई ना टिश्यूज में, तो इसकी वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ने लगेगा और ऑक्सीजन का घटने लगेगा। अगर ऑक्सीजन घट रहा है इन द टिश्यू, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोक्सिया। तो यहां पर क्या हो रहा है? दैट इज हाइपोक्सिया। बात समझ में आ रहा है? हाइपोक्सिया होगा, ऐसा लगेगा जैसे दम घुट रहा है, क्योंकि देखो जैसे ही हाइपोक्सिया होगा ना बेटा, बॉडी क्या करेगी? बॉडी विल ट्राई टू गेट मोर ऑक्सीजन, तो इसके लिए वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगी। ठीक है बेटा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, लेकिन बेटा ब्रीदिंग रेट बढ़ने से क्या होगा? ऑक्सीजन रिच एयर विल गो टू योर लंग्स, बट दैट ऑक्सीजन विल नॉट लोड इनटू द हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो पहले से ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? मतलब लंग तक ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन ब्लड में वो नहीं जा पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा टिश्यूज तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। तो डिस्पाइट आवर इंक्रीज्ड एफर्ट्स इन ब्रीदिंग, योर टिश्यूज विल स्टिल गेट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो ऐसा लगेगा कि सांस ले रहे हैं, लेकिन टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो ऐसा लगेगा जैसे दम घुट रहा है। इसी को हम बोलते हैं एस्फिक्सिएशन, ठीक है? तो ये हाइपोक्सिया, एंड दिस विल लीड टू क्या बेटा? एस्फिक्सिएशन, ठीक है? जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं बेटा? दम घुटना, ठीक है? तो ऐसे लगेगा कि दम घुट रहा है। बेटा समझना, दिस कैन बी फेटल, दिस कैन बी फेटल। याद रख लीजिएगा बेटा, मैं फिर से लिख रहा हूं, CO पॉइजनिंग कैन बी फेटल, जानलेवा है भाई, ये जानलेवा है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें लोगों की जान गई है बिकॉज ऑफ CO टॉक्सिसिटी, है ना? ऐसे बहुत सारे केस अर्ली टाइम्स में, अर्ली 19th सेंचुरी में पढ़े गए थे, जिसमें कि स्पेशली US के अंदर, है ना, जहाँ पे कि
लोगों को ऐसे हाउस बोट्स, कैरावैन्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि बड़ी सी एक नाव बना लेते हैं, है ना, उस पे सारा कुछ भर लेते हैं और 5-7 दिन के लिए निकल जाते हैं पानी पे, ऐसे बोट चल रही है और उसी में रहना, खाना, मज़े करना सब कुछ चलता रहता है, हाउस बोट का कॉन्सेप्ट से, है ना। और अर्ली 19th सेंचुरी में बेटा हाउस बोट को पावर करने के लिए दे यूज़ बेटा डीजल जनरेटर्स, है ना। तो डीजल जनरेटर या पेट्रोल जनरेटर्स यूज़ करते थे वो लोग, केरोसिन जनरेटर्स यूज़ करते थे। और ये जनरेटर ऑब्वियसली बोट पे ही रखी हुई है, तो बोट के निचले वाले डेक पे, निचले वाले हिस्से में ये जनरेटर्स रखे रहते थे, जहाँ पे इनका एग्जॉस्ट जो गैस है वो भी निकलता था, और इनके एग्जॉस्ट गैस में बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे इंसिडेंसेस मिले हैं जिसके अंदर लोअर केबिन में धीरे धीरे कर करके कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि जब लोग वहाँ पे गए हैं तो वो बेहोश होकर के वहीं पे मर गए हैं, ठीक है। सो दीज वर सम अर्ली केसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बेटा सिर्फ ऐसे हाउस बोट्स में ही नहीं देखने को मिला है, मैक्सिमम केसेस में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड इज सीन इन केस ऑफ माइनिंग, है ना। तो कई बार जो माइनर्स होते हैं, है ना, खदान में जो वर्कर्स जाते हैं माइनिंग करने, कोयला निकालने या बाकी और भी चीज़ें, है ना, माइनिंग करने, तो जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, नीचे वाले एरिया में कई बार बेटा ऐसा होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और उस केस में ना जो माइनर्स होते हैं बेटा, कुछ तो जान बचा के भाग आते हैं, लेकिन बहुत सारे बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के चक्कर में वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही उनकी मौत हो जाती है, राइट। तो मैक्सिमम केसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या डेथ बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज सीन इन केस ऑफ माइनिंग, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इट इज ऑल्सो फाउंड इन केस ऑफ, है ना, हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स में कई बार क्या होता है कि लोग सर्दियों में खासकर अपने घर को बंद रखते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। मतलब ये रूम कैसा हो गया, पुअरली वेंटिलेटेड, क्योंकि आपने दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए, ओके। और उस घर के अंदर गर्म करने के लिए लोग आग जला लेते हैं, स्पेशली गांव वगैरह में या बहुत सर्दियों वाले एरिया में, ठीक है। अब आग जो है वो तो एक कंबस्चन प्रोसेस है, इट इज गोइंग टू कंज्यूम ऑक्सीजन, आपसे ज्यादा जल्दी जल्दी वो कंज्यूम करेगा। तो द बर्निंग फायर इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, तो धीरे धीरे रूम के अंदर बेटा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, अब ये फायर कंप्लीट कंबस्चन नहीं करेगा, क्या करेगा बेटा, इनकम्प्लीट या पार्शियल कंबस्चन, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल गेट इनसाइड द पर्सन इन द रूम थ्रू इनहेल्ड एयर, और वो जाकर के सीओ से बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने लगती है। ऐसे केसेस में कई बार इंसान बच नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है, इंसान को ना चक्कर आने लगता है, सर घूमने लगता है, दर्द होने लगता है ना, उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इनिशियली उसका दम नहीं घुट रहा है, इनिशियली उसको सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आते आते कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही उनकी डेथ हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी वेरी फेटल, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी बंद कमरे में आग जला करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्लोज्ड या पुअरली वेंटिलेटेड रूम में जहां पे कि कंबस्चन हो रहा हो। क्यों? कंबस्चन विल utilize a lot of oxygen and that can lead to CO formation and which is fatal. Okay, yes, चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक अभी हम लोग देखने वाले हैं and that is called ozone toxicity। तो जैसे हमने देखा ना बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी, वैसे ही ओजोन टॉक्सिसिटी भी कुछ चीज होती है। आप बोलोगे सर ओजोन तो अच्छा होता है, हमने यही पढ़ा है। हाँ जी बेटा, ओजोन अच्छा होता है, लेकिन तभी तक जब तक वो आपसे दूर है, समझ में आ रहा है, जब तक वो अपर एटमॉस्फेयर में है, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में है, जब तक वो ओजोन की लेयर बना के रखा है अपर स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वो अच्छा है। क्यों? दैट इज एक्टिंग एज अ यूवी ब्लैंकेट ऑफ योर अर्थ, यूवी रेज को आप तक पहुंचने से रोक रहा है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड गुड ओजोन, राइट। लेकिन अगर यही ओजोन बेटा, यही ओजोन अगर आपके लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाए, मतलब ट्रोपोस्फियर में आ जाए, तो ये हो जाता है हमारे लिए बैड, विलन बन जाता है भाई, ठीक है। ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। कैसे होता है? लेट मी शो यू। तो सबसे पहले समझो बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा O3, O3 मतलब ओजोन, पता नहीं क्यों O2 लिख रहा हूं, O3 दैट इज ओजोन बेटा। तो ये जो ओजोन है ना, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं गुड ओजोन, गुड ओजोन मतलब ओजोन इन अपर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो यहां पर कैसा काम करता है? एक्ट्स एज यूवी ब्लैंकेट,
और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, गुड ओजोन। क्या बोलते हैं, गुड ओजोन। लेकिन सोचो बेटा, बैड ओजोन, सेम ओजोन बेटा, यही O3, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये O3 हायर एटमॉस्फेयर से लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाए, ठीक है, मतलब O3 इन लोअर एटमॉस्फेयर, मैं लिख दूं, या ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर बेटा वो स्फीयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, जितनी भी आपकी क्लाइमेटिक फिनोमेना वगैरह होती हैं ये सब कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर वाले जो भी एटमॉस्फेरिक लेयर हैं उनमें नहीं होती है, राइट। तो हम जो भी एयर इनहेल कर रहे हैं दैट इज द एयर इन द ट्रोपोस्फियर। और अगर इस ट्रोपोस्फियरिक एयर के अंदर ओजोन आ जाए, मतलब वी आर गोइंग टू इनहेल इट एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी टॉक्सिक। तो ये बेटा O3 इन लोअर एटमॉस्फेयर या ट्रोपोस्फियर कैन लीड टू O3 टॉक्सिसिटी एंड दिस इज फेटल। ये जानलेवा है भाई। इसीलिए हम ऐसे ओजोन को क्या बोलते हैं, बैड ओजोन। ओजोन सेम है, ऊपर है भाई, दूर रहो बहुत अच्छे हो, पास आ गए भाई तुम खराब हो। समझ में आ रहा है। तो जब तक अपर एटमॉस्फेयर में है गुड ओजोन, लोअर में आ गया बैड ओजोन, ठीक है। बैड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक क्यों है, लेट अस सी। तो देखो बेटा, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये O3 से भी बाइंड करता है, O2 से बाइंड कर सकता है तो O3 से भी बाइंड कर सकता है ना। अब ये O3 से जो बाइंडिंग है बेटा, ये भी रिवर्सिबल ही है। और बनाता क्या है बेटा, यहां पे बनता है मिथैमोग्लोबिन। क्या बनता है बेटा, मिथैमोग्लोबिन। क्लियर है, ओके। अब इसमें एक चीज समझना बेटा, जब O3 बाइंड करता है ना तो ये भी हीम से ही बाइंड करता है। किससे बाइंड होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, O3 बाइंड्स विथ हीम। किससे बाइंड कर रहा है बेटा, हीम से बाइंड कर रहा है। और यहां पे ना हीम का ये ऑक्सीडेशन कर देता है भाई, ऑक्सीजन के जैसा नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा समझो, यहां पर हीमोग्लोबिन में Fe का स्टेट कितना था बेटा, 2+ फेरस आयन। बट जैसे ही O3 बाइंड करता है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है टू Fe3+ यानी कि फेरिक आयन। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन है इसी को हम बोल देते हैं मिथैमोग्लोबिन। यानी कि मिथैमोग्लोबिन क्या है बेटा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। प्लीज बेटा समझिएगा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। okay, and this oxidized hemoglobin cannot bind and transport oxygen, again just like carboxy hemoglobin. okay, तो याद रख लीजिएगा, हमने बोला मिथैमोग्लोबिन, this cannot bind and transport O2। और अगर ये नहीं करेगा तो इसकी वजह से सेम वही सारी चीजें होंगी बेटा। हाँ जी, तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल कॉज हाइपोक्सिया। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एस्फैक्सिएशन होगा एंड इट इज फेटल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा। तो मिथैमोग्लोबिन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पुअर हो जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, एस्फैक्सिएशन हो रहा है एंड इट इज फेटल। नाउ लेट मी टेल यू कि जैसे जैसे मिथैमोग्लोबिन बनता है, मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो अवेलेबल आरबीसी है और हीमोग्लोबिन है विच कैन डू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग। मैंने बोला अवेलेबल हीमोग्लोबिन फॉर CO2 सॉरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज डिक्रीजिंग, राइट। और बेटा समझो, इसी को तो हम बोल देते हैं अनीमिया, राइट। ये एक फॉर्म ऑफ अनीमिया है जिसको हम बोलते हैं मिथैमोग्लोबिनीमिया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, मिथैमोग्लोबिनीमिया। मिथैमोग्लोबिनीमिया, बात समझ में आ रहा है बेटा। तो इसको हम बोल देते हैं मिथैमोग्लोबिनीमिया। क्लियर है। और इस कंडीशन में बेटा समझो होगा क्या, ब्लड के अंदर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, मतलब बॉडी में मोस्टली वेनस ब्लड होगा विच अपीयर्स ब्लू। तो बॉडी कैसी दिखती है, ब्लूइश। बात समझ में आ रही है, बॉडी कैसी हो जाएगी, ब्लूइश। क्लियर है। सो दिस इज O3 टॉक्सिसिटी, ओजोन टॉक्सिसिटी। क्लियर, ग्रेट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
अब बेसिकली में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया बेटा, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यहाँ पे आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँ, स्पेशली कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नीट अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस पे ले जाए अपनी डिफिकल्टी को, तो वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। इनिशियली पहले कुछ PYQs और कुछ सिंपल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और हम FYQs पे पहुंचेंगे। चलो तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। अरे आ जाओ भाई, यस ओके चलिए बेटा, FYQs है AIPMT 2004 है ना। ये जो टॉपिक है ना, मतलब नीट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखो, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपको टर्म्स पे ध्यान रखना है। नहीं, इन्होंने क्या बोल दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, HbCO, यही होता है ना बेटा, HbCO। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं है। अगर इतनी चीज आपने आंख खोल करके देख ली ना बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ओके। Carboxyhemoglobin content, which of the following conclusions is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing usually high content of carbon disulfide, नहीं भाई। क्लोरोफॉर्म, नो। कार्बन डाइऑक्साइड, नो। कार्बन डाइऑक्साइड होता तो क्या बनता, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बना क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ही और सी इज इनहेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्लीज कीप कमेंटिंग सो दैट वी कैन सी वेदर योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट और नॉट, है ना। चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन 2006 AIPMT। तो देखो मैंने ना पुराने क्वेश्चंस भी रखे हैं, ताकि जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है 2025 में, जैसा हमने देखा, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी तो जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे ना, पहले वैसे आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस हम अभी से कर लेते हैं। आ जाओ। The majority of carbon dioxide produced in our body cells is transported to the lungs as, इन्होंने बोला है majority of carbon dioxide कैसे होता है बेटा, as bicarbonates। कैसे होता है, as bicarbonates। कितना, अराउंड 70%। तो आंसर तो सीधा है, as bicarbonates। attached to hemoglobin only 20 to 25%, right? dissolved in blood plasma 5 to 7%, bicarbonates 70%। as carbonates तो होता ही नहीं है ना, as bicarbonates होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 नीट का क्वेश्चन है बेटा, थोड़े नए क्वेश्चंस पे आ गए हैं। assertion एंड रीजन है जिससे हमें डर लगता है, राइट। डर को दूर भगाना है, हमें अच्छे से समझना है। assertion क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज about 20 to 25% of CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin. Is it correct? Yes, this is correct. Absolutely correct. Reason, this binding is related to high pCO2 and low PO2 in tissues. Yes, ये भी सही है बेटा। तो 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बन रहा है, क्योंकि in the tissue space partial pressure of CO2 is high and O2 is less, that favors the formation of carb amino hemoglobin. Bohr's effect, right बेटा? Yes. So assertion reason दोनों ही ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोर्स इफेक्ट मतलब डिसोसिएशन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होगी। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ आ गए FYQs, है ना। जल्दी, बहुत ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करा रहा हूँ मैं। तो देखो बेटा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन कमिंग ईयर्स। ओके, दिस इज जस्ट अ गेस, है ना। हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हम लोग का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं विच कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्यूचर ईयर नीट पेपर्स। करेक्ट, FYQs। तो देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। चलिए भाई पढ़ते हैं। पहला, the H plus released from carbonic acid combines with hemoglobin to form hemoglobinic acid। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस बेटा, बिल्कुल सही है ये। यस बेटा, समझो हुआ क्या था, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज के हेल्प से कन्वर्ट हो गया था into H2CO3, और फिर सेम एंजाइम के हेल्प से ये टूट गया था, डिसोसिएट हो गया था इनटू H प्लस एंड बाइकार्बोनेट। ये जो H प्लस है ना बेटा, ये आकर के बाइंड करता है विथ HB। ये किससे बाइंड करता है बेटा, HB के साथ, और क्या बना देता है बेटा,
HHB, जिसको हम बोल देते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। बेटा लेट मी टेल यू कि दिस फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइट शिफ्ट। बात समझ में आ रही है? जो हम लोग बोलते हैं ना कि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट को शिफ्ट होती है, बोर्स इफेक्ट होता है। तो अगर आप इसके फिजिकल बेसिस पर जाओगे कि एक्चुअली मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, तो उस समय बेटा H+ जाकर के बाइंड करता है अपने बाइंडिंग साइट से ऑफ द हीमोग्लोबिन, एंड दैट लीड्स टू सर्टेन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन दैट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी बच्चा। दैट इज गोइंग टू लोअर द ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से अब हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है और टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, और इसी चीज को हमने बोला था बोर्स इफेक्ट। तो द रियल कॉज, द फिजिकल कॉज ऑफ बोर्स इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज अल्कालाइन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज अल्कालाइन। नहीं भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना मैंने क्या बोला था, इज एसिडिक फेनोमेना, क्योंकि H+ रिलीज होता है। अल्कालाइन कैसे हो गया बेटा? वो तो एसिडिक होता है, गलत है। थर्ड, more than 70% of CO2 is transported from the tissues to lungs in the form of carb amino compounds। नहीं बेटा, कार्ब अमीनो कंपाउंड का मतलब है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और उसका परसेंटेज कितना होता है? 20 to 25%। यहाँ पे क्या लिखा है? 70%। गलत है ये। Last, in a healthy person, the hemoglobin content is more than 25 grams per 100 ml। कितना था बेटा? 12 to 16 NCERT का डेटा है। करेक्ट? तो ये गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, FYQs। ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट, बाइकार्बोनेट डिफ्यूजेस फ्रॉम एरिथ्रोसाइट टू प्लाज्मा, राइट? है ना? मतलब मैं बना देता हूं जल्दी से। ये है हमारा RBC। तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट HCO3- diffuses from erythrocyte to the plasma and in turn upsets the ionic balance momentarily। है ना? थोड़ी देर के लिए आयनिक बैलेंस खराब हो गया, क्योंकि ज्यादा कुछ नेगेटिव चार्ज बाहर चले गए, है ना? तो अंदर में कुछ नेगेटिव चार्ज कम हो गए। इसको बैलेंस आउट करने के लिए, in order to keep the ionic balance, an equal amount of chloride pass from erythrocyte into erythrocyte from plasma। बिल्कुल सही बात है। और ये होता किससे बेटा? इट इज हैपनिंग थ्रू योर बैंड 3 प्रोटीन एनायन एक्सचेंजर। याद आ गया? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? बाइकार्बोनेट शिफ्ट? नो। कार्बोनेशन? नो। बोर्स इफेक्ट? नो। इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर फेनोमेना, जिसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्लोराइड शिफ्ट। है ना? तो याद रख लीजिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। डायरेक्टली क्लोराइड शिफ्ट नहीं लिखेगा, इसका दूसरा नाम लिख देगा, हैमबर्गर फेनोमेना। यू नीड टू नो इट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2? ओके, तो देखिए बेटा, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए? पहला देखो, at tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood and forms bicarbonate and H+। yes, this is correct, बिल्कुल सही बात है। at alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction leading to formation of CO2 and H2O। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये भी, है ना? CO2 trapped as carboxyhemoglobin, CO2 is trapped as carboxyhemoglobin या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन? भाई कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। ये तो गलत हो गया भाई, क्या होना चाहिए? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO की बाइंडिंग से बनता है, तो CO2 trapped as carboxyhemoglobin, यहीं पे गलत हो गया है स्टेटमेंट। एट टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू alveoli and is released out as CO2। बाकी स्टेटमेंट का पार्ट सही है, बस ये वाला गलत है, तो C is wrong। Okay, let's see. D,
When PCO2, partial pressure of CO2 is high and partial pressure of O2 is low, as in the tissues, more binding of carbon dioxide to hemoglobin occurs. Whereas when PCO2 is low and O2 is high, as in alveoli, dissociation takes place. देखो बेटा, अब इन्होंने बोला है कि when PCO2 is high and O2 is low, as in tissues, more binding of carbon dioxide with hemoglobin. Yes, तो बेटा ऐसे केस में Hb जो है वो CO2 से बाइंड करता है और क्या बना देता है बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट। ये कब हो रहा है बेटा, when PCO2 is high and PO2 is low। अगर यही चीज बेटा उल्टी हो जाए, PCO2 लो हो जाए एंड PO2 हाई हो जाए, तो वैसे केस में दिस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा और क्या बनाएगा बेटा, Hb प्लस CO2। ये कहां होता है, इन लंग्स, और ये कहां होता है, इन टिश्यूज। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है बेटा, क्लियर है। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन यहां पे लिखा नहीं है किसका, तो हम किसको रेफर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द सेम स्टेटमेंट ये चीज लिखी हुई है। क्लियर है, ओके। तो हमारे लिए कितने स्टेटमेंट सही है बेटा, देयर आर 3, ए बी एंड डी इज करेक्ट, आंसर विल बी सी। क्लियर, ओके। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल के लिए ना ध्यान रखना, तैयार रहना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। The chloride content of RBC will be higher than that of plasma in, okay, तो chloride content of RBC will be higher than plasma in किस में होगा बेटा, उस ब्लड में जो कि टिश्यूज से वापस आ रहा है, क्योंकि टिश्यू साइट में क्या हुआ था, chloride was shifting into the RBC, so in deoxygenated blood the RBC will contain more chloride as compared to plasma, right। अब हमें ये कहां होगा बेटा, बी हायर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है बेटा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कहां होता है ये हमें समझना है, सिस्टेमिक आर्टरीज में नो, सिस्टेमिक वेन्स में यस, पल्मोनरी आर्टरीज में यस, सिस्टेमिक आर्टरीज नो, सिस्टेमिक वेन यस, पल्मोनरी वेन्स नो, सो करेक्ट आंसर इज बी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, बैंड 3 प्रोटीन्स आर अ पॉलीट्रॉपिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, पॉलीट्रॉपिक मतलब मल्टीपल पास, ठीक है। सो पॉलीट्रॉपिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, दिस इज करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें पता है, ये पढ़ा है हमने। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बैंड 3 प्रोटीन कैन डिटेक्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू देम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ जी बेटा, ये चीज ना इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्लीज समझना, याद रखना कि बैंड 3 प्रोटीन कैन एक्चुअली डिटेक्ट द मेटाबॉलिक स्टेट, है ना। तो जिस सेल का मेटाबॉलिज्म हाई होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उस पे बेटा बैंड 3 प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ओके, उनका नंबर ज़्यादा होता है, मतलब इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, और इसके थ्रू बेटा जल्दी जल्दी आपका शिफ्टिंग ऑफ द आयंस होगा। क्लियर है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये सवाल मैं क्यों दे रहा हूं आपको, अगर मान लो कि बिल्कुल ही लेवल अप हो जाए, ठीक है, तो उस केस में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, दोनों ही करेक्ट है, सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। क्लियर है, ओके, चलिए। हाँ, चलो बेटा, स्टेटमेंट अगेन से, each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen, this is correct, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। स्टेटमेंट 2 क्या है, द परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट्स, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो गलत है भाई, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर, ओके, लेट्स सी।
चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके बारे में भी कुछ मुझे आपको बताना है, इसीलिए मैंने ये सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ पे रखा है। हाउ मच CO2 delivered to alveoli every 2 liters of deoxygenated blood approximately? ओके, इसका आंसर आप लोगों को आता है, बट लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स, है ना। देखो बेटा, हमें मालूम है कि 100 ml डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इसको मैं लिख दूं डीऑक्सी ब्लड, कैरी कितना करता है बेटा? कैरीज कितना होता है बेटा? कुछ आइडिया कमेंट करके बताएंगे आप लोग। हाउ मच CO2 इज कैरिड बाय 100 ml ऑफ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, इट कैरीज अराउंड 52 ml ऑफ CO2। ठीक है बेटा, तो 100 ml डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कितना कैरी करता है बेटा? 52 ml ऑफ CO2। एवरेज है, कहीं पे 52 मिलेगा, कहीं पे 51 मिलेगा, घबराना नहीं है। ओके, बट अगर मैं बात करूं कि 100 ml ऑक्सीजिनेटेड ब्लड में कितना है बेटा, तो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरीज अराउंड 48 ml ऑफ O2, सॉरी CO2, नॉट O2, CO2 की बात हो रही है ना, CO2 करेक्ट। देखो बेटा, 100 ml ऑफ ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था 20 ml, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था 15 ml, लेकिन वही 100 ml ऑफ ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कितना कैरी कर रहा है? 48 ml ऑफ CO2। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कितना कर रहा है? 52 ml ऑफ CO2। एंड दिस comparatively high amount of CO2 as compared to O2 is because of higher solubility of CO2 in the blood। बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? अच्छा, एक और चीज समझो, अगर डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड के पास 52 ml है पर 100 ml ऑफ ब्लड और ऑक्सीजिनेटेड ब्लड में 48 है, इसका मतलब लंग्स में 100 ml डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कितना डिलीवर कर रहा है बेटा? देयरफॉर हमने बोला कि 100 ml ऑफ deoxygenated blood, deoxy blood delivers around 4 ml of CO2 into lungs। क्लियर बेटा? इतना ही तो होता है। अगर 100 ml ब्लड इतना कर रहा है तो 2 लीटर कितना करेगा? Therefore 2 liters of deoxy blood will deliver, कितना डिलीवर करेगा बेटा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। क्या आएगा आंसर? तो बेटा देख लीजिए, दिस इज 2 लीटर्स है ना, तो 2 लीटर का मतलब हो गया 2000 ml अपॉन 100 ml मल्टीप्लाइड बाई 4 ml, तो ये कितना हो गया? यानी कि 80 ml। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज 80 ml। यस बेटा, तो इस तरह के कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इन केस नीट अपना लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दोनों ही केस में दोनों तरह के FYQs मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू, है ना। स्पेशली क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। विद दिस थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं बेटा विथ अनदर वीडियो जहाँ पे मैं बात करूँगा मेनली बेटा regulation of breathing। Okay, so next topic of this chapter, painful topic, will be regulation of breathing। Till then, thank you very much, take very good care of yourself और मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। मन लगा के मतलब दिमाग लगा के पढ़ना है, ठीक है। मन तो चंचल होता है, दिमाग लगा के पढ़ना है। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।